नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के ऊपर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिनका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। सबसे पहले शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिसे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% GER के साथ प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान जो शिक्षा नीति है ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु, जिनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया है, जो कि 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। यहाँ 5+3+3+4 ये जो फॉर्मूला है इसका क्या मतलब है। 5 मतलब पहला जो 5 है, इसका मतलब है 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 शामिल होगा, यानी आपकी प्री प्राइमरी स्कूल प्लस कक्षा 1 कक्षा 2। नेक्स्ट जो 3 सालों में आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसके बाद में जो आपका अगला जो 3 वर्ष होगा उसमें मध्य का यानी उच्च प्राथमिक चरण होगा, जिसमें ग्रेड 6, 7 और 8 शामिल होगा। और अगले जो 4 वर्ष का जो चरण होगा वो उच्च या माध्यमिक चरण होगा, जिसके अंतर्गत आपकी ग्रेड 9, 10, 11, 12 यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12 शामिल होगी। तो कुल मिलाकर के पहले 5 का अर्थ है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें कि 3 साल का प्री प्राइमरी प्लस कक्षा पहली कक्षा दूसरी शामिल है। फिर अगला जो 3 है, इसके अंतर्गत
आपके प्रिपरेटरी स्टेज जिसे कहा गया है, इसमें कक्षा 3, 4 और 5 को शामिल किया गया है। और फिर अगला जो 3 है, इसमें आपका 3 वर्ष का जिसे माध्यमिक चरण कहा गया है या उच्च प्राथमिक चरण जिसे कहा गया है, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 शामिल की गई है। और आखिरी जो +4 है फॉर्मूले के अंतर्गत, उसमें 4 वर्ष का उच्च चरण जिसे कहा गया है या जिसे माध्यमिक चरण कहा गया है, इसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 को शामिल किया गया है। अब NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, उसमें है भाषाई विविधता का संरक्षण। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यानी कि केवल सुझाव दिया गया है, ये कंपलसरी नहीं किया गया है कक्षा 8 और ऊपर की कक्षाओं के लिए। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, जो कि पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है नई शिक्षा नीति में, वो है शारीरिक शिक्षा। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट आदि को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है नई शिक्षा नीति में, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक माध्यम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आंकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है नई शिक्षा नीति को लेकर के, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित जो सुधार है, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वह है उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में
सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक का करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2018 में जो 26.3% था उसे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी 1 वर्ष के बाद आपको प्रमाण पत्र, यानी अगर आप 1 वर्ष का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्षों के कोर्स के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। साथ ही अगर आप 4 वर्षों के बाद शोध के साथ आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है उसकी स्थापना की जाएगी, ताकि अलग अलग संस्थानों के में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधे ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना एमफिल के लिए। पहले क्या होता था कि आपको स्नातक के बाद में आपको एमफिल के बाद ही आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना। तो नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कार्य क्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाएगा, इसके कार्य को प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय होंगे। पहला आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, ये उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। अगला जो इसके अंतर्गत काउंसिल होगी वो होगी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। ये संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। अगली जो काउंसिल होगी उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये निकाय कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए जो काश विकलांग प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो टेक्नोल फोरम है का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा,
जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है नई शिक्षा नीति में, पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान। भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे आदि के पाठ्यक्रम को सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर हमें ध्यान रखने हैं। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें कहा गया है, जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र जो है वो सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने के लिए की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति में SC, ST, OBC और अन्य जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं उनसे संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उस नीति का जो उद्देश्य है असमानता को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया था। 1986 की शिक्षा नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए जो है नीति का आह्वान इसमें किया गया था। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान के बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियां कौन कौन सी है, बात करें राज्यों का सहयोग। शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड है, इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। अगला जो चुनौती है महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगे होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगली चुनौती है शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। अगली जो चुनौती है फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रिया असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। अगली चुनौती है वित्त पोषण। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में GDP के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। अगली चुनौती है मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं भी हैं। अब जो निष्कर्ष पूरा इस चर्चा का निकलता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून
9 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा तक को सार्वभौमिक बनाना है, यानी सबके लिए, कोई भी इस शिक्षा से वंचित ना रहें। इस स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये पूरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निष्कर्ष निकलता है। हमने इस वीडियो में देखा कि नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी, नई शिक्षा नीति में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए, किन किन वर्गों के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही कौन कौन सी चुनौतियां इस शिक्षा नीति के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष तौर पर जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही जो आरएस के लिए प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो आरपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वही आरएस एग्ज़ाम के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।